किशनगंज की आदरणीय जनता का, हमारे अभिभावकों का, माताओं बहनों का, नौजवान दोस्तों का, किसान मजदूर भाइयों का, मेहनत मजदूरी करके, नौकरी करके, धंधा व्यवसाय करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम मेहनत का सावाम का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मुझे आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज़्यादा किसी को कम कहना। मैं आपके सामने कोई ऐसी बात करने के लिए नहीं आया हूं जिसको आप बेहतर समझते हैं, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि चुनावी मौसम है। चुनाव में जो है अलग अलग पार्टियों के अलग अलग सियासत करने वाले उम्मीदवार खड़े होते हैं, और हर पार्टी का जो नेता होता है वो चाहे हेलीकॉप्टर से आए कि ट्रैक्टर से आए, वो अपने उम्मीदवार को दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कहता है। और हमारे यहाँ कहावत है, अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। तो पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये बताने समझाने के लिए नहीं आया हूं कि आपको 11 तारीख को क्या करना है। मैं समझता हूं इस इलाके के जो वासिंदे हैं वो बखूबी जानते हैं कि कौन सी सड़क कहां जाती है, बिजली कब आती है कब नहीं आती है, बाढ़ का पानी में कौन सा पंचायत डूबता है, 5 किलो अनाज के नाम पे 4.5 किलो डीलर देता है, कोई ऐसा दफ्तर नहीं है बिना घूस का काम होता है, और नेता 5 साल में हाथ जोड़ करके आएगा और कहेगा कि मैं आपका कल्याण कर दूंगा। आपका कल्याण हो ना हो, लेकिन नेता का कल्याण जरूर हो जाता है। इस बात का आप बखूबी जानते हैं। तो आप ये मत सोचिए। वैसे भी हमारे जो प्रत्याशी हैं, हुड्डा साहब ने कहा कि वरिष्ठ नेता हैं। वरिष्ठ नहीं हुए हैं अभी, आप लोगों की दुआ रही तो जल्दी ही वरिष्ठ हो जाएंगे। तो आपको मैं समझा बता नहीं सकता हूं, क्योंकि आप हमसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं। हमारी माताएं बैठी हुई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, यहाँ पे नौजवान दोस्त हैं, उनको मालूम है कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन मैं आपसे कुछ ऐसी बात करना चाहता हूं जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अक्सर भूल जाते हैं, हमको याद नहीं रहता है। वैसे भी आजकल मोबाइल पे रील देखने में पहला रील से 5वां रील पे पहुंचिएगा तो भूल जाइएगा कि पहला रील कौन सा देखे थे। और मजेदार प्रधानमंत्री इस देश ने चुना है, वजीर आजम। खुद भी रील बना रहे हैं और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ही रील बना रहा है। और भाषण देने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि डेटा सस्ता हो गया है, इसलिए मोबाइल से रील बना करके आप लोग भी करोड़पति हो जाइएगा। चचा खेला करते हैं। अमित शाह का बेटा जय शाह से काहे नहीं रील बनवाते हैं, उसको तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए हैं। हमसे कहते हैं रील बनाइए। ये बात मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, और आपसे 2-4 मैं दिल की बात करूं उससे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे लोकसभा के मेंबर, आपके सांसद डॉक्टर जावेद साहब का, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष का, और जयपुर से चल करके आए हैं हमारे एमएलए साहब रफीक भाई, और इनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। पिछली बार हम लोग कैंपेन कर रहे थे और ये जहां पे ऑब्जर्वर थे, तो इनको जितना सीट पे ऑब्जर्वर बनाया जाता है ये सब चुनाव जीत जाते हैं। अगली बार इनको बनारस का ऑब्जर्वर बनाना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगली बार इनको बनारस का ऑब्जर्वर बनाना चाहिए। इनका स्ट्राइक रेट बहुत सुंदर है। तो मैं आप सबका, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, अपने पार्टी की तरफ से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, महागठबंधन के तमाम घटक दल की तरफ से, अपने एनएसवाई के जिला अध्यक्ष का,
यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का, महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का, किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का, सेवा दल के जिला अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और बिना किसी लाग लेप लपेट के मुझे 3 बात आपसे कहनी है। पहली बात तो ये कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले मीडिया में एक बड़ा बवाल सुना होगा। बवाल ये था कि हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने यह फैसला किया कि हम जबरदस्ती भलाई करेंगे। जैसे जबरदस्ती पकड़ करके वो भलाई करना चाहते थे किसानों का, और किसानों ने उनसे मांगा नहीं था, किसान उनसे फसल का दाम मांग रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा जबरदस्ती पकड़ करके हम किसानों की भलाई करेंगे, और उनकी भलाई के लिए वो 3 कानून लेकर के आए। किसान उसका विरोध करने लगे, 1 साल तक विरोध किया। उसके बाद घरियाली आंसू बहा करके प्रधानमंत्री कह रहे थे बहुत लाजवाब एक्टर हैं, एक्टिंग शानदार करते हैं। घरियाली आंसू बहा करके कहा कि हम समझा नहीं पाए अपने किसान भाइयों को, इसीलिए हम किसान कानून वापस लेते हैं। इसी तरह से प्रधानमंत्री को हो सकता है कि रात को सपना आया हो। 18 घंटा काम करते हैं ना, तो नींद कम आती है, और कम सोइएगा ना तो बड़ा खराब खराब सपना आता है। तो उनको सपना आया, उन्होंने कहा कि अब हम अल्पसंख्यकों का भी भला करना चाहते हैं। कैसे करेंगे भलाई भाई? तो जितना भी वक्फ का जमीन है, वो जो माफिया लोग कब्जा कर लिया है, उसको ले करके हम अल्पसंख्यकों का भला करना चाहते हैं। सुन रहे हैं ना? जंगल में एक बार मुनादी करा दी गई। हरिशंकर परसाई की कहानी है। जंगल में एक बार मुनादी करा दी गई कि जंगल में चुनाव होगा, और जंगल में जब चुनाव होगा तो जंगल में भेड़ों की संख्या ज्यादा होती है। भेड़िए इस बात से चिंतित हो गए, तो सियार जाकर के उसको समझाया, महाराज आप शाकाहारी होने की घोषणा कर दीजिए और कहिए कि अब भेड़ों की भलाई भेड़िए किया करेंगे। और यही भलाई करने के लिए प्रधानमंत्री एक नया कानून लेकर के आए। उस कानून की जब मुखालफत हो रही थी, मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं, जब उस कानून की मुखालफत हो रही थी, सरकार की तरफ से कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी में किशनगढ़ की आवाज गूंज रही थी, किशनगंज की आवाज गूंज रही थी। आपका सांसद डॉक्टर जावेद आपके हक के लिए लड़ रहा था। इसीलिए पहली बात मैं आपसे यह कहता हूं कि अपना प्रतिनिधि चुनना जरूरी होता है। कई बार आप लोगों से बात करेंगे तो कहेंगे वोट दिए, क्या हो जाएगा वोट दे करके? कौन सा जो है हमारा जिंदगी बदल जाएगा? कौन हमको क्या दे देगा? हमको कोई मतलब नहीं है। अरे महाराज, ये वोट कोई वरदान है? ये वोट कोई भीख है? ये वोट जो है सड़क के किनारे पैदा हुआ कोई झड़बेर है क्या, कि जिसको मन करे पत्थर मार करके जो है बेड़ तोड़ ले? ये वोट का अधिकार हमारे जीने का अधिकार है, हमारे लोकतंत्र का अधिकार है, हमारे जमहूरियत का अधिकार है। वोट का अधिकार नहीं होता, ईमानदारी से बताइए। हो सकता है बहुत सारे लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए भी आए हों, आए हैं ना? अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो ये हेलीकॉप्टर आपके गांव में उतरता? ये कोई नेता लोग आपके बीच में आता? कोई हाथ जोड़ करके आपसे वोट मांगता? ये वोट का अधिकार है कि हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाले का भी वोट एक है, और ट्रैक्टर पर चलने वाले का भी वोट एक है। ये वोट का अधिकार है कि मंदिर जाने का भी एक वोट, मस्जिद जाने का भी एक वोट, गिरजाघर जाने का भी एक वोट, गुरुद्वारा जाने का भी एक वोट, स्कूल जाने वाले का भी एक वोट, और अस्पताल जाने का भी एक वोट है। क्या मैडम? एसपी का भी एक वोट, और दरोगा का भी एक वोट ना, डीजी का भी, डीजीपी का भी एक वोट, और मुख्यमंत्री का भी एक वोट। अगर ये एक वोट का अधिकार नहीं होता तो ये जो नेता
अपने ईमान को बेचते हैं, इस देश की धन संपदा को गिरवी रखते हैं, जो 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी करते रहे, ये नेता कभी भी आपके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा नहीं होते। इस बात को याद रखिएगा। ये लोकतंत्र की ताकत है, ये जमहूरियत की ताकत है, ये ताकत आपके हाथ में है। और जब आप अपने ताकत का सही इस्तेमाल करते हैं तो उस इस्तेमाल से आपको भले नजर नहीं आए, जब आप अपनी आवाज को चुनते हैं तो आपके अधिकारों के लिए कोई संसद में लड़ता है, कोई विधानसभाओं में लड़ता है, कोई सड़कों पे लड़ता है। और जो लोग जेलों में बंद कर दिए गए हैं, जिनकी आवाज खामोश कर दी गई है, मीडिया को खरीद लिया गया है, धन दौलत के दम पर जमहूरियत को गुलाम बनाने की जो साजिश चल रही है, उस साजिश का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो आपका वोट का अधिकार कर सकता है, आपके वोट का एक अधिकार कर सकता है। और देखिए मजेदार बात क्या है, जया शाह के पप्पा को लगा क्या रिजॉर्ट क्या खेलेंगे, विधायक खरीदने में बहुत पैसा खर्च होता है, 200-400 करोड़ तो हो ही जाता होगा। क्या एमएलए साहब, क्या रेट चल रहा है आजकल? राजस्थान में चुनी हुई सरकार गिराने के लिए विधायक को रिजॉर्ट घुमाया जा रहा था। कौन कोना सौतली पुतो कोना, इस कोना से उस कोना और उस कोना से उस कोना। जैसा कि पप्पा को लगा कि इन्वेस्टमेंट बहुत हो रहा है, करोड़ों रुपया खर्च हो जा रहा है। अदानी भी बोला होगा यार क्या खेल किए हो, इधर से एयरपोर्ट बेच करके माल कमाते हैं, उधर से तुम विधायक खरीदने के लिए पैसा खर्च करवा देते हो। कुछ ऐसा उपाय लगाओ कि जो है सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। तो कहा ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग सीएम तो हैक करते ही हैं, एमएलए तो खरीदते ही हैं, कोई ऐसा उपाय किया जाए कि जनता का वोटेज चुरा लेते हैं। समझे कि यह जो आपका एक वोट का अधिकार है, अगर इसी को चुरा लें तब क्या दिक्कत है? तब तो ना प्रचार करने का जरूरत है, ना प्रसार करने का जरूरत है, प्रधानमंत्री को भी मेकअप लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कहां दिल्ली छोड़ करके जो है किशनगंज में प्रचार करने के लिए आएंगे? मेहनत करना पड़ता है। बढ़िया विदेश घूमेंगे, जर्मनी जाएंगे, उधर रसिया जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कहां सीमांचल में आएंगे बेचारे कोसी के किनारे। तो हुआ वोटें चुरा लेते हैं, लेकिन वोट अगर चुराएंगे तो जनता हल्ला करेगी। जनता को एक बार जो अधिकार आपने दे दिया, वो अधिकार अगर आप वापस छीनेंगे तो जनता हल्ला करेगी ना। इसलिए इन्होंने नई तरकीब निकाली है कि चोरी भी ऐसे करें ना जैसा दान नहीं होता है कि दाएं हाथ से कर रहे हो तो बाएं हाथ को नहीं पता चले। लेकिन कहते हैं ना, नहाया हुआ शरीर और खाया हुआ शरीर छुपता नहीं है, वैसे ही चुराया हुआ माल भी पचता नहीं है, वो कहीं ना कहीं दिख जाता है। और जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग से पूछ रहे थे कि सर बताइए ना, डिजिटल इंडिया है ना, तो एगो पेन ड्राइव में हमको डेटा दे दीजिए, तो पेन ड्राइव में डेटा देने के लिए तैयार नहीं थे। वोटर लिस्ट दिया, पन्ना पलटते रहिए। हम लोग भी कांग्रेसी लोग हैं भाई जी, जब जनरल डायर को मजा चखा दिया तो जनरल कायर को भी मजा चखाया जाएगा ना। खेला है जी। याद रखिएगा, जो लोग समाज को बांटने का काम करते हैं, कोई चोरी छुपे नहीं बोल रहे हैं। पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग, मीडिया और हजारों लोगों की मौजूदगी में बोल रहे हैं। जो लोग इस देश को नफरत में जलाना चाहते हैं, इस समाज को जो बांटना चाहते हैं, उनको मैं याद दिला दूं, अगर इस देश में गोडसे बोलेगा तो उसके खिलाफ गांधी जुबरजोर तरीके से लड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। और गांधी कहते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यह देश सबका था, है और रहेगा। आपको जितना जोर लगाना है लगा लीजिए। और इसीलिए सबूत पेश किया। सबूत पेश करके नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग जवाब दे।
और चुनाव आयोग को जब जवाब नहीं सूझा तो बिहार में आनन फानन में एसआईआर किया गया। कीजिए, कौन कह रहा है? अगर कल को दरोगा कहे कि हम इलाके में कानून व्यवस्था को ठीक रखना चाहते हैं, कोई मना करेगा? अगर डीएम कहें कि हम शासन प्रशासन को दुरुस्त रखना चाहते हैं, कोई मना करेगा? अगर चुनाव आयोग भी कहे कि हम गलत नाम हटाना चाहते हैं, सही नाम जोड़ना चाहते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन चचा, अगर आप वो मौत के कुआं के खेल देखे हैं आप लोग, तो चमकौआ कपड़ा पहन करके एगो आदमी डिस्को डांस करेगा, और मेला देखने के लिए बच्चा बुतरू जब जाएगा तो बढ़िया गोल गोल जो है गाना बजाएगा। बच्चा बुतरू को लगता है कि चमकने वाला कपड़ा पहनने वाला आदमी में बड़ी कौतूहलता होती है, बड़ी जिज्ञासा होती है, तो कहता है कि पप्पा जाएंगे, हम जो है इसको ना मोटरसाइकिल चलाते हुए देखेंगे मौत के कुआं में। अंदर बच्चा जब टिकट कटा करके बाबूजी के साथ जाता है तो देखता है कि चमकौआ कपड़ा पहन करके काउंटर पे कमर हिलाने वाला अलग आदमी है और अंदर गड्ढा में मोटरसाइकिल चलाने वाला अलग आदमी है। मतलब जब तक आप जादूगर का गिली गिली पम पम छू सुनिएगा तब तक वो हाथ का सफाई कर देगा। कह रहे हैं कि हम वो मतदाताओं का अधिकार सुरक्षित रखने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। हकीकत ये है कि जब आप गृह मंत्री का बयान सुनिएगा तो गृह मंत्री कहते हैं कि घुसपैठिए घुस आए हैं। कहां से सर जी, कहां से घुस आए हैं? महाराज, बिहार का लोग लाखों लाख की संख्या में ट्रेन भर करके पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, दवाई के लिए अपना घर छोड़ करके बाहर जा रहा है। कौन मुरव्वत है जो यहां आ गया है? हमको जरा समझा दीजिए। बात पल्ले पड़ी? बिहार का लोग जो बिहार में पैदा हुआ है, नौकरी के लिए, इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए बिहार छोड़ करके देश भर में जाकर के काम कर रहे हैं, और देश तो छोड़िए विदेशों में जाकर के काम कर रहे हैं। अपना मुल्क छोड़ करके दूसरे मुल्क में जाकर के काम कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता कभी कभी गलती से देश का गृह मंत्री यदि सच बोल रहे हैं तो इसको इस बात का जवाब देना चाहिए ना कि शासन प्रशासन को चलाने की जिम्मेवारी नेहरू जी की है कि प्रधानमंत्री मोदी की है। इस सवाल का जवाब उनको देना चाहिए ना। कौन देश चला रहा है? नेहरू जी देश चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी देश चला रही है, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं बिहार में। देश और प्रदेश में सरकार आपकी, तो अगर शासन और प्रशासन की विफलता हुई तो इसका जवाब कौन देगा? ये बेईमानी है, ये भटकाने की साजिश है, ये अंग्रेजों की चाल है। अंग्रेज कहते थे फूट डालो राज करो, ये कहते हैं ध्यान भटकाओ और देश का माल समेट करके अपने दोस्त की तिजोरी में पहुंचाओ। यही योजना देश के अंदर चल रहा है। जनता को आपस में धर्म के नाम पर लड़ाओ, लोगों के भीतर धर्म और संस्कृति के नाम पर झगड़े लगाओ, नफरत फैलाओ और देश की संपत्ति, देश की जमीन, देश का धन दौलत अपने दोस्त के खाते में पहुंचाओ। एक बात बताइए, जब बिहार में एसआईआर हो रहा था उसी वक्त भागलपुर में 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रधानमंत्री का जो प्रिय दोस्त है उसको हजारों एकड़ जमीन दे दी गई 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। बताइए क्या जी, कैमरा लगा हुआ है, लेमन जूस मिलता है 1 रुपया में? टॉफी नहीं मिलता है ना, मोटम चॉकलेट बंद हो गया। 1 रुपया में चॉकलेट नहीं मिलता है साहेब, और 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन दे दी गई। किसको जमीनें दी जा रही है? कौन पेपर लीक करवा रहा है? कौन इस देश के बजट का बड़ा हिस्सा लूट करके अपने खाते में पहुंचा रहा है? और जनता को मीठी गोली क्या दिए थे कि आपके खाते में 15 लाख रुपया आएगा। आया 15 लाख रुपया, मिली 2 करोड़ नौकरी, हुआ महंगाई कम, किसानों का फसल का दाम दुगना हुआ। तो अभी आकर के फिर से नया वादा लाए हैं, कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार दोबारा बनाइए,
बिहार में विकास का जो है ना गंगा बहा देंगे। साहेब, विकास तो ऐसा बहा है कि थाना में चूहा शराब पी जाता है। बताइए, पोस्ट मॉडर्न चूहा है। आईसीयू में मरीज का पैर कुतर करके चूहा भाग जाता है। जहां नदी है वहां पुल नहीं है, और जहां नदी नहीं है वहां पुल बन जाता है, और जो पुल बन जाता है वो पुल चोरी हो जाता है। हुआ है कि नहीं हुआ है? इसीलिए मैं आपसे दूसरी बात ये कहने के लिए आया हूं कि लोकतंत्र में वोट का अधिकार आपका बुनियादी अधिकार है। जब ये अधिकार चोरी होगा तो याद रखिएगा, चोर हमेशा चोर ही होता है, उसको आप कहीं पे बिठा दीजिए। वो कहावत है ना, चोर चोरी से गया कि तुम्बा फेड़ी से गया। और चोरों की जब सरकार बनती है तो वोट चोरी से बनी हुई सरकार जमीन की चोरी करती है। वोट चोरी से बनी हुई सरकार आपके बच्चों का भविष्य चुराती है, नौकरी का चोरी करती है, पेपर लीक करवाती है। वोट चोरी से बनी हुई सरकार पुल चुराती है, वोट चोरी से बनी हुई सरकार बजट चुराती है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, कैग के रिपोर्ट के हिसाब से बिहार सरकार ने 73,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं दिया है, और कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये बेकार और बीमार सरकार है, जिससे अपराधी बोलबाला कर रहे हैं समाज में। एक तरफ से गोलियां चल रही है, दूसरी तरफ से महंगाई और बेरोजगारी निकल रहा है। इस डबल इंजन की सरकार से धुआं फेंक रहा है। जल्दी बदलिए इस सरकार को, ये वक्त आ गया है। और तीसरा और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए, चुनाव हर 5 साल में होता है, कोई हारता है, कोई जीतता है। ये चुनाव जरूरी क्यों है? ये चुनाव जरूरी इसलिए है कि बिहार की तरफ पूरा देश देख रहा है। पूरा देश देख रहा है कि वोट चोरी को किस तरीके से एक सरकारी सिस्टम के रूप में बदला जा रहा है। अगर बिहार की जनता अपने सवालों पर, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपने बच्चों के हक हुकूक के लिए, पेपर लीक के खिलाफ, अपने बच्चों की पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए अगर वोट नहीं करेंगे, अगर उसी आधार पर वोट करते रहेंगे और बिहार में यदि परिवर्तन नहीं होगा तो देश में निराशा फैलेगी। और हम बिहार की मिट्टी पे पैदा होने वाले लोग हैं। बिहारियों की एक खासियत है कि हम जल्दी कुछ ठानते नहीं हैं, और जब ठान लेते हैं तो दशरथ मांझी की तरह छेनी हथौड़ी लेकर के पहाड़ काट करके रास्ता बनाने वाले लोग हैं। हमको छेड़िए मत, हमको अपमानित मत कीजिए। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, खून पसीना बहाते हैं। लेकिन अगर आप हमको अपमानित कीजिएगा तो आपका हिसाब हम जरूर करेंगे। बिहार में इस बार का चुनाव इस बात का है कि बिहार की धन संपत्ति पर पहला हक बिहारियों का होगा कि नहीं होगा। बिहार की जनता, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, महिला हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो कि दलित हो, पिछड़ा हो कि अति पिछड़ा हो, क्या ये बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं, उनको जो धोखा देने वाले लोग हैं, उनको जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब चोर जोर से बोलने लगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और आपकी तरफ पूरा देश उम्मीद से देख रहा है। यह जो मंच पे बैठे हुए लोग हैं, इनका काम है राजनीति, लेकिन आपका काम राजनीति नहीं है। आपका काम है, आपको जो पेशा मिला हुआ है उस पेशे पे आप ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन देश बचाने की जिम्मेवारी कुर्सी पे बैठे हुए इन लोगों के हाथ में नहीं है। बिहार बचाने की जिम्मेवारी आप लोगों के हाथ में है, और आपको बिहार बचाना होगा। और बिहार बचाने की इस मुहिम में जिन लोगों ने बिहार के साथ धोखा किया है, जिन लोगों ने बिहार के लोगों को लड़ाने और अपमानित करने का काम किया है, बिहार को बांटने का काम किया है, वक्त आ गया है कि उसको बदला जाए। माता जी रोटी पकाती हैं ना, हम भी पकाते हैं, पकाते थे तो हम वही कह रहे हैं, रोटी पकाते हैं ना। मौका आ गया है, रोटी को ज्यादा देर तवा पर छोड़ दीजिएगा तो रोटी जल जाता है, और सत्ता पर ज्यादा देर नेता को छोड़ दीजिएगा तो वो अहंकारी हो जाता है। समय समय पर रोटी और सरकार पलटते रहना चाहिए। बोलिए
पलटने वाले को पलटने का वक्त आ गया है ना। 11 तारीख को जवाब मिलेगा। तो बाकी बात वही है, समझाना तो है नहीं, आप खुद समझदार हैं। 11 तारीख को आप किशनगंज में परिवर्तन कीजिए। आपकी परिवर्तन की गूंज जिस तरीके से लोकसभा में गूंज रही थी, उसी तरीके से विधानसभा में भी गूंजेगी और इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये हमारा संकल्प है। हम बगल में बैठे हुए थे तो एक पत्रकार ने हमको कहा कि कहीं कहीं फ्रेंडली फाइट हो रहा है, कहीं कहीं दूसरे दल के भी लोग खड़े हैं। हम आते ही आपको कह दिए थे, हमें आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज़्यादा किसी को कम कहना। हमारी लड़ाई भूखमरी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई गरीबी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई बेकारी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई दंगाइयों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो इस जमहूरियत को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, इस देश के आईन और संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। इसीलिए हम किसी दल का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी नेता का नाम नहीं ले रहे हैं। जो मानते हैं कि उनकी लड़ाई कांग्रेस से है, उनको हमारा प्रचार करने दीजिए। हमारी लड़ाई और समानता से है और जनता के हक के लिए संघर्ष हम कर रहे हैं। इसीलिए हम अपने मंच से किसी नेता का नाम नहीं लेंगे। जो कांग्रेस पार्टी में गांधी के कार्यकर्ता हैं, गांधी के सिपाही हैं, हम उनकी बात और जो हमारा वादा है, हम अपने वादे की बात करेंगे। और हमारा वादा है कि हमारी सरकार बनेगी, मां गठबंधन की सरकार बनेगी, तो हम माताओं बहनों के खाते में 2500 रुपया पहुंचाएंगे। हम सस्ता सिलेंडर देंगे, हम बिजली फ्री करेंगे, हम स्वास्थ्य बीमा को लागू करेंगे, किसानों को उनके फसल का दाम देंगे और 3 साल की डिग्री 3 साल में मिलेगी। पेपर लीक नहीं होगा और विद्यार्थियों के पीठ पे डंडा नहीं मारा जाएगा। हमको पलायन रोकना है और लोगों को नौकरी दिलाना है। अब आप आखिरी बात बता दीजिए, आप हमारे हुड्डा साहब को गांधी का सिपाही मानते हैं कि नहीं? तो आपकी तरफ से इनको माला पहनाया जाए। बुलंद आवाज में बोलिए, इधर हावड़ा उधर पटना आवाज जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वोट चोर, वोट चोर।